दीदी जब तक एक एक अत्याचार, एक एक जुल्म का बदला मैं नहीं लेती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन प्रगति, वो लोग बड़े ताकतवर हैं, खतरनाक हैं, जालिम हैं। खतरनाक थे, जालिम थे, ताकतवर थे, लेकिन अब प्रगति एक खतरा बन गई है उनके लिए। खैर छोड़िए, मैं डॉक्टर अनिल से भी मिली थी। क्या? तू डॉक्टर अनिल से मिली थी? लेकिन उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। क्योंकि मैंने उन्हें मना किया था और उन्होंने मेरी बात मान ली। दीदी, आप भी मेरी बात मान लीजिए, माँ को मेरे बारे में कुछ मत बताइए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज दीदी। ठीक है। दीदी, अमिता की तबीयत कैसी है? अमिता को तुम? वो मेरी कॉलेज की सहेली है। उसे कुछ दिन नर्सिंग होम में रखना पड़ेगा। चिंता की कोई बात तो नहीं है? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी हालत में उसका कुछ दिन नर्सिंग होम में रहना जरूरी है। मैं अमिता को नर्सिंग होम ले जाऊंगी। आप अपने ऑफिस पर ध्यान रखिए, मैं अमिता पर ध्यान रखूंगी। जी। अच्छा प्रगति, मैं चलती हूँ। दीदी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा प्लीज याद रखना। अपना ख्याल रखना। नमस्ते। प्रगति जी, मैं नहीं जानता था कि आप डॉक्टर शकुंतला को इतनी अच्छी तरह से जानती हैं। गांव से लेकर आज तक उन्होंने माँ को बहुत संभाला है, बल्कि माँ के लिए उन्होंने गांव भी छोड़ दिया। लेकिन ये एक बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। फिलहाल मुझे अमिता को नर्सिंग होम ले जाना है। क्या क्या कह रही है शकुंतला? तुझे प्रगति मिली थी? हाँ माँ, मुझे प्रगति मिली थी। तो तू उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? वो माँ, तो क्या वो मुझसे इतनी नाराज है कि मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है शकुंतला? क्या बात है? क्या तूने उसे ये नहीं बताया कि उसकी माँ उससे मिलने के लिए रात दिन तड़पती रहती है? मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए शकुंतला, कुछ नहीं चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, उसके भेजे हुए तोहफे नहीं चाहिए। बस एक बार आकर वो अपनी माँ से मिल ले, वो अपनी माँ से मिल ले शकुंतला। मैंने कहा था माँ, मैंने उससे सब कुछ कहा था। और फिर भी उसने तेरी बात नहीं मानी। शकुंतला, तू मुझे उसके पास ले चल, मैं उसे समझाऊंगी, उसे गले लगाकर रो रो कर मनाऊंगी। मुझे उसके पास ले चल बेटी। धीरज रखो माँ, उसने मुझसे वादा किया है, वो जल्द ही तुमसे मिलने आएगी। ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए। दरवाजे पर उसकी राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई है। माँ, जितना तुम उसके लिए तड़पती हो ना, वो भी तुम्हारे लिए उतना ही तड़पती है, मगर उसकी एक मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? माँ, प्रगति ने जो रुसवाई और जिल्लत सही है, जो तकलीफें उठाई हैं, और उसके बाद भी जीने का जो फैसला किया है, उसके पीछे ठाकुरों से बदले की भावना है उसके दिल में। माँ, अब हमारी प्रगति वो कमजोर प्रगति नहीं है, वो बहुत बदल गई है। उसके जीने का एक मकसद है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए वो दिन रात लगी हुई है। उसके इर्द गिर्द बहुत से अच्छे लोग हैं जो उसे इस मकसद को पूरा करने में उसकी मदद कर रहे हैं। हमारी प्रगति अकेली नहीं है माँ। और प्रगति ने मुझसे जो कुछ कहा, उससे मुझे लगा कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं किया। पर धीरज रखो माँ, हमारी प्रगति बहुत जल्द हमारे पास आएगी, बस थोड़े ही दिनों की तो बात है। तो ठीक है बेटी,
तो कहती है तो मैं मान लेती हूँ। जब इतने दिन सब्र किया तो थोड़े दिन और सही। बस मैं दिन रात भगवान से प्रगति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। हाँ शकुंतला। हाँ। क्या सोच रही हो प्रगति? जिंदगी के बारे में। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना अमिता। इसमें लोग कैसे मिलते हैं, कैसे बिछड़ते हैं। हाँ प्रगति, देखो ना, हम कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बिछड़ गए थे और फिर एक वजह मिल गई हमको मिलने की। सच बताऊं अमिता, गांव से निकलने के बाद मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं माँ से दोबारा मिल पाऊंगी। लेकिन देखो ना, तकदीर भी क्या रंग दिखाती है। हालांकि माँ से अभी तक मैं मिल नहीं पाई हूँ, लेकिन उसके थोड़े करीब तो आ गई हूँ। और सबसे बड़ी तसल्ली ये है कि माँ डॉक्टर शकुंतला और डॉक्टर पराशर के साथ है। हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने माँ के साथ जो कुछ भी किया, कोई अपना भी उतना नहीं करता। हाँ प्रगति, सच पूछो तो रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्तों की बुनियाद जज्बात पर होती है। डॉक्टर साहब, अभी कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरे साथ अमिता थी, वो कहाँ है? अब चिंता मत कीजिए, अभी ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में? हाँ, उसका ऑपरेशन। ऑपरेशन? अब कहाँ जा रहे हैं? ऑपरेशन थिएटर में। लेकिन इस वक्त हम नहीं जा सकते वहाँ। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते, मेरा इस वक्त उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्रगति, राजेश, अमिता की तबीयत कैसी है? उसका ऑपरेशन हो रहा है, तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, चलो। करण, खून बहुत बह गया है, ऑपरेशन हो रहा है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले की।
बच्चा कहाँ है? हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है अमिता। मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। कितने महान हो करण। तुम्हारे जैसे लोग आज की दुनिया में नहीं मिलते। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उम्र भर तुम्हारी सेवा करूं, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। तुम्हें कुछ नहीं होगा अमिता, कुछ नहीं होगा। मुझे पता है मेरा क्या होगा। करण, मुझे तुमसे एक प्रार्थना है। मेरे बाद मेरे पूरे माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है। हो सके तो उनका ख्याल रखना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अमिता? मैंने तुमसे कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। झूठ क्यों बोलते हो? मुझे पता है मैं मरने वाली हूँ। मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे तुम्हें देखने का मौका तो मिला। अमिता, नहीं अमिता, ऐसा नहीं करना। बच्ची का ख्याल रखना, बच्ची का ख्याल रखना। ठाकुर! विराट ठाकुर कहाँ हो तुम? बाहर आओ! कहाँ हो तुम लोग? मैं कहता हूं बाहर आओ! क्या बात है करण? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? खुशियां मनाइए ठाकुर साहब, अपनी इस हवेली में घी के दिए जलाइए। आज आपके रास्ते का एक और कांटा साफ हो गया। करण, अमिता तो ठीक है ना? यही खुशखबरी तो देने आया हूं माँ जी। मेरी अमिता मर गई। मर गई? मगर कैसे करण? ये आप मुझसे पूछते हैं कि वो कैसे मर गई? आप मुझसे पूछते हैं? आपने उसे मारा है, आपने। तुम कैसी बात करते हो? मैं भला अमिता को क्यों मारने लगा? इससे पहले भी आपने कोशिश की थी। मुझे और अमिता को लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश की थी आपने।
और आज अमिता के साथ साथ आपने प्रगति को भी मारने की कोशिश की। लेकिन एक बात मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की प्रगति बच गई। करण, इस वक्त तुम होश में नहीं हो। मैं तो अपने होश में हूं ठाकुर, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमिता ने अपनी जान देकर मुझ पर लदे हुए इस हवेली के तमाम एहसानों का कर्ज उतार दिया। इस हवेली के साथ मेरा जो भी रिश्ता था आज अमिता की चिता के साथ जलकर राख हो जाएगा। और अगर तुम समझते हो कि अमिता को मारकर इस लड़ाई को तुम खत्म कर दोगे तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि यह लड़ाई जारी रहेगी ठाकुर, क्योंकि इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। सुना तुमने? इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। करण, रुक जा करण। करण बेटा रुक जा। करण! मैं आज तक इस हवेली की खोखली दीवारों को एक पत्नी, एक मां की हैसियत से बचाती आई हूं, मगर मैं ये भूल गई थी हवेली में रहने वाले ना कोई पति है और ना ही कोई बेटा। इस हवेली में रहने वाले खूनी है, पापी है, हत्यारे हैं। करण, अपने आप पर काबू रखो, मत भूलो अपनी मर्यादा को। मर्यादा का खून करने वाले ठाकुर, आज तुम मुझे मर्यादा का सबक सिखा रहे हो। आज मेरी खामोशी की वजह से ये हवेली है कब की मिट्टी का ढेर हो गई होती, इस मिट्टी के ढेर में दफन हो गई होती तुम्हारी झूठी मान और मर्यादा। ठाकुर, झूठी शान लेकर तुम ज्यादा देर तक जी नहीं सकोगे ठाकुर। ठाकुराइन, तुम शायद ये भूल गई हो कि मेरा नाम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह है। मुझसे एक बार जो दुश्मनी मोल लेता है वो दुश्मनी उसकी जान लेकर ही खत्म होती है। मैं अपने एक एक दुश्मन को इस दुनिया में सांस लेने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को खत्म कर दूंगा। और जिस दिन कोई मुझसे दुश्मनी मोल लेता है उस दिन उसकी मौत के परवाने पर मैं अपनी दस्तखत कर देता हूं। अपने हर दुश्मन की मौत लिखी है मैंने। और एक बात तुम सुन लो, जिस तरह तुम इस हवेली में अभी तक खामोश रही हो, अब भी खामोश रहो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम एक हिंदुस्तानी औरत हो जिसकी दुनिया ही एक घर है। इस चार दीवारी में ही तुम्हें जीना है और यहीं तुम्हें मरना है। अब तक खामोश रहकर मैंने तुम्हारे जुल्मों का साथ दिया है। अगर अमिता की हत्या में तुम्हारा हाथ है तो उसके खून के छींटे मेरे दामन पर भी हैं। मगर मैं अब चुप नहीं रहूंगी। सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर कहूंगी कि मेरा पति हत्यारा है, मेरा पति हत्यारा है। तो फिर तुम्हारी चीखें गूंज कर रह जाएंगी इस हवेली में। नहीं सुनेगा इस हवेली की बेजान दीवारें तुम्हारी चीखों को। और अगर तुम्हें चिल्लाना है तो जाकर बाहर दुनिया के सामने चिल्लाओ। इस हवेली में नहीं रह सकती, मेरा यहां दम घुटता है। मैं यहां से जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। निकल जाओ, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। ये मत भूलो ठाकुर, मैं भी उदय भान सिंह की बेटी हूं। यहाँ की परंपरा और रिवाजों की दीवार को तोड़कर जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। तो किसने रोका है तुम्हें? लेकिन इस हवेली के बाहर कदम रखने से पहले यह जरूर सोच लेना कि जिस दिन भी तुमने कदम बाहर रखा, इस हवेली के साथ सारे रिश्ते तुम्हारे टूट जाएंगे। ना ही तुम्हारा यहां कोई पति होगा और ना ही तुम्हारा कोई यहां बेटा। वाह ठाकुर, दाद देते हो तुम्हारी हिम्मत और पेशर्मी की। पुरखों के संस्कार और ठाकुरों की परंपरा को थप्पड़ मारा है तुमने ठाकुर।
अरे धिक्कार है जो 25 साल पहले मेरा हाथ पकड़कर इस हवेली की इज्जत बनाकर मुझे यहां लेकर आया था। आज वही मुझे इस हवेली से निकाल रहा है। जिस बेटे को 9 महीने अपनी कोख में रखकर जन्म दिया, अपनी छाती का दूध पिला पिलाकर उसे पाला, आज वो निर्लज्ज और बेशर्म खड़ा खड़ा अपनी माँ की बेइज्जती का तमाशा देख रहा है। मैं जा रही हूँ ठाकुर। जाओ, निकल जाओ। मैं समझूंगा तुम मर गई है मेरे लिए। मैं तो उसी दिन मर गई थी ठाकुर, जिस दिन तुम्हारे जुल्मों को मैं खामोशी से देखती रही। ये अलग बात है कि अब तक मेरी चिता नहीं जली। तेरे पास आई कर मुझे सजा दे। मैंने खामोश रहकर गुनाह किया है और खामोशी में उन गुनहगारों का साथ दिया है। मुझे सजा दे करण, मुझे सजा दे। नहीं माँ जी, आप मुजरिम नहीं, आप तो माँ है, माँ। और मुझे आपकी जरूरत है, और आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगी। ये देखिए माँ जी, मेरी अमिता की निशानी है ये। इसे मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। आपको इसे संभालना होगा माँ जी, आपको इसे संभालना होगा। जी, अरे परदेसी, भगवान जाने कौन सा प्रकोप टूट पड़ा इस हवेली पर। अमिता तो बेचारी नसीबों की मारी थी, कितना जुल्म हुआ रे उस पर। वो तो करण जैसे देवता ने उसे अपना लिया और नया जीवन दे दिया, लेकिन उसे जीवन की खुशियां रात नहीं आई रे, और दुनिया छोड़कर ही चली गई। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है पंडित जी। तो ठीक कहता है परदेसी, सचमुच इंसान बहुत लाचार और मजबूर होता है रे। अमिता की मौत के पीछे ठाकुरों का ही हाथ है, ये सारी दुनिया जानती है। करण तो ठाकुरों के मुंह पर हत्यारा कह के भी चला गया, और चला क्या गया रे, रिश्ता ही छोड़कर चला गया। हमारा भी इस हवेली में क्या रहा रे। बड़ी मालकिन हवेली छोड़कर चली गई,
अब देवी मंदिर से निकल जाती है ना तो मंदिर मंदिर नहीं रहता परदेसी। अब सच का है परदेसी, हमरा तो इस हवेली में जी नहीं लगता है रे, हमरा जी नहीं लगता है। हम भी हवेली छोड़कर चले जाएंगे। ये क्या कह रहे बुरे महाराज? इस हवेली को हम कैसे छोड़ सकते हैं? काहे नहीं छोड़ सकते हैं? ये हवेली हम जरूर छोड़ सकते हैं। अरे आप इस हवेली में हमरा रखा ही का है भैया, पंडित जी, जब कुसुम बहू अपने मायके से यहाँ आएगी तो बड़े ठाकुर को पूछेंगे नहीं कि बड़ी मालकिन कहाँ गई है? पूछेंगी भैया, जरूर पूछेंगी। तो क्या वो बड़ी मालकिन को वापस नहीं लाएंगे क्या? हाँ महाराज, परदेसी सही कह रहा है। कुसुम बहू जब ठाकुराइन को वापस लेकर आएंगी, जब ठाकुराइन वापस आकर हम लोगों को इस हवेली पर नहीं देखेगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? अरे ये बात तो हम सोचे ही नहीं रहे रे राम कटोरी। नहीं 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 बच्ची, हम ये हवेली छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे और अपनी बड़ी मालकिन का इंतजार करेंगे राम कटोरी, इंतजार करेंगे। प्रगति, अब तो मैं भी अपने आप को गुनहगार महसूस कर रहा हूं। दरअसल ये हमला अमिता पर नहीं, तुम पर हुआ था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे ऑटो में जाने की खबर उन लोगों तक पहुंची कैसे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अचानक अमिता के घर गई थी और फिर अस्पताल जाने का प्रोग्राम वही बना था। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे हमला क्यों कहते? क्या ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता? ट्रक ड्राइवर तो फरार है। अक्सर ऐसे हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो जाते हैं, मगर ऐसे ही ट्रक ड्राइवर फरार होते हैं जो मुजरिम किस्म के होते हैं। अगर एक्सीडेंट गलती से हो तो उसका ड्राइवर भागने के बजाय जख्मियों की मदद करता है। इंस्पेक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग प्रगति के दुश्मन हैं वही अमिता के भी दुश्मन हैं? कहीं आपका इशारा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा इशारा ठाकुर की तरफ है। ठाकुर की नजर प्रगति पर है और उस दिन प्रगति और अमिता का एक साथ जाना महज इत्तेफाक नहीं था। यह तो उन लोगों को मौका मिल गया था इन दोनों को खत्म करने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास साहब, मगर हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम, ये लोग बड़े मुजरिम हैं और जाहिर है कि इनके साथी भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं। और आपको जानते ही हैं कि ऐसे लोग जब कोई काम करते तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। इंस्पेक्टर साहब, आपकी क्या राय है? हम लोग प्रगति को यहां से लेकर कहीं दूर चले जाएं? क्योंकि मैं इस हादसे के बाद बहुत डर गया हूं। प्रगति की जिंदगी पर खतरा बहुत है। खतरा खतरा खतरा, मैं डर आ गई उस खतरे से। मेरी जान को खतरा है लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। मेरे आसपास के लोग, मेरे अजीजों को नुकसान पहुंचता है। मेरी वजह से राजन साहब की मौत हुई, मेरी वजह से राजेश को गोलियां लगी और आज मेरी वजह से मेरी सबसे प्यारी सहेली अमिता की जान गई। मेरा तो जी चाहता है कि मैं उन हथियारों का खून भी जाऊं। जिस तरह से उन्होंने मेरी खुशियां छीन ली है, मैं उनकी जिंदगी की एक एक खुशी छीन लूं, एक एक खुशी छीन लूं। वाह ठाकुर साहब, दाद देनी पड़ेगी आप। आपने एक तीर से दो शिकार करने का प्लान बनाया था, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि असली शिकार बच गया। अफसोस तो हमें भी है ग्रोवर साहब, मगर इस बात की खुशी भी है कि कम से कम एक काम तो हुआ। दरअसल ग्रोवर, इस अमिता की वजह से हवेली का सुकून दांव पर लगा हुआ था। ठाकुर साहब, सच बात तो यह है कि मैं शर्मिंदा होने से बच गया। भाई, आप कैसे शर्मिंदा होने से बच गए? आप विनोद से पूछिए। भाई, इसी ने तो भेजा था अमिता को मेरे पास फोटो। अधिकारी साहब,
आप भी कौन सी बात लेकर बैठ गए? सच पूछो अधिकारी साहब, तो सारे फसाद की जड़ है वो कमबख्त। सही कह रहे हैं आप ठाकुर साहब। लेकिन ठाकुर साहब, उस लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है। अब देखिए, उस टैक्सी में प्रगति भी थी और अमिता भी, लेकिन यह चमत्कार है कि प्रगति बच गई। ग्रोवर, अब तुम देखते जाओ, जिस चमत्कार से वो बची है उसी चमत्कार से उसकी जान जाएगी। और जिस दिन ऐसा हुआ ना ठाकुर साहब, उस दिन जश्न नहीं हंगामा होगा, हंगामा। भाई उस हंगामे में हम रहेंगे ना? अरे अधिकारी साहब, आपके बिना तो सारे जश्न अधूरे हैं। भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आप तो हमारी ताकत है, ताकत। शुक्रिया। इंस्पेक्टर, तुम यहां किस लिए आए हो? मैं विनोद ठाकुर को गिरफ्तार करने आया हूं। विनोद ठाकुर को गिरफ्तार करने? लेकिन किस जुर्म में? प्रगति और अमिता पर जानलेवा हमला करवाने के जुर्म में, जिसमें अमिता की मौत हो गई और प्रगति घायल है। मगर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो हमला मेरे बेटे ने करवाया? जब कोई हादसा होता है तो हम उसकी वजह तलाश करते हैं ठाकुर साहब। हम ये देखते हैं कि इस हादसे से किस किस का संबंध हो सकता है। प्रगति और अमिता के मामले में मुझे सिर्फ एक शख्स पर शक हुआ, और वो है विनोद ठाकुर। शक के बिना पर तुम मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं आपको कानून में दखल अंदाजी के जुर्म में हथकड़ी पहना दूंगा ठाकुर साहब। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो इंस्पेक्टर। मुझे अपनी हद समझाने की जरूरत नहीं है ठाकुर साहब। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं अपनी ड्यूटी और फर्ज कैसे निभा रहा हूं। तुम मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठाकुर साहब, आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं इसे यहां से घसीट कर ले जाऊं। अगर आपको यह लगता है कि मैं अपनी हद से आगे बढ़कर इसे अरेस्ट करने आया हूं तो आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, मगर इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर हूं और इसे गिरफ्तार करना मेरे अख्तियार में है। बाबूजी, तू फिक्र मत कर बेटे, ये इंस्पेक्टर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी पहुंचता हूं तेरी जमानत लेने के लिए। चलाओ बाबूजी, बाबूजी। ठाकुर साहब, इस दो कौड़ी के इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कि वो आपकी आंखों के सामने आपके बेटे को हथकड़ी लगाकर ले गया। इंस्पेक्टर को यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। भूपेंद्र, रुद्र प्रताप बोल रहा हूं। बोलो ठाकुर, क्या बात है? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अमिता के कत्ल के जुर्म में पुलिस विनोद ठाकुर को गिरफ्तार करके ले गई है। क्या? रुद्र बताओ, तूने उन्हें रोका नहीं? बहुत रोका भूपेंद्र, लेकिन वो इंस्पेक्टर बहुत अड़ियल निकला। क्या नाम है उसका? विक्रम खत्री। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम सीधा थाने पहुंचो, मैं विनोद की जमानत का इंतजाम करके वहीं पहुंचता हूं। भूपेंद्र, जल्दी करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो इंस्पेक्टर विनोद पर टॉर्चर करने लगे। अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद अपनी मौत को दावत देगा। तुम सीधा थाने पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूं। ठीक है, मैं थाने पहुंचता हूं। ग्रोवर, मैं थाने जा रहा हूं। चल चल। इंस्पेक्टर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। विनोद ठाकुर, अगर मुझे तेरा रिमांड मिल जाए तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू जुर्म करने की नहीं, जुर्म के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करेगा। इंस्पेक्टर, तुम हम लोगों को जानते नहीं हो। विनोद ठाकुर, शायद तुम्हारा पाला कभी मुझ जैसे इंस्पेक्टर से नहीं पड़ा। ये तेरी खुशकिस्मती होगी कि तुझे जमानत मिल जाए, और अगर तुझे जमानत नहीं मिली तो इस चार दीवारी में तेरी इतनी चीखें गूंजेगी कि तू अपने सपने में भी उठ उठ कर चीखेगा।
इंस्पेक्टर, तुम मुझे हवालात में बंद करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। बकवास बंद कर। इंस्पेक्टर! सर आप देखा है एसीपी साहब, इस तरह का व्यवहार होता है आपके थाने में। एक मामूली सा इंस्पेक्टर जिसकी औकात हमारे हवेली की है, एक नौकर जितनी भी नहीं है, इस तरह का सलूक कर रहा है थाने में। कहिए इससे कि छोड़ दे ये हमारे बेटे विनोद ठाकुर को। इंस्पेक्टर, विनोद ठाकुर को छोड़ दो। सर ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं। बिना सबूत के तुम किसी को इस तरह पकड़कर थाने में बंद नहीं कर सकते। सबूत? सर ये सबूत तो हम पुलिस वालों के लिए एक बीमारी बन गई है, और जिसने बढ़कर महारोग का रूप धारण कर लिया है। सर मैं जानता हूं और दुनिया जानती है कि इस कत्ल में विनोद ठाकुर का हाथ है। सर इसी शक की बुनियाद पर तो मैंने इसे गिरफ्तार किया है, और जब तक किसी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो अपने जुर्म का इकबाल कैसे करेगा सर? और एक बार वो अपने जुर्म का इकबाल कर ले तो सबूत भी अपने आप मिल जाएगा। इंस्पेक्टर, क्या तुम ये भी नहीं जानते कि किन लोगों से किस तरह की बात करनी चाहिए? ठाकुर साहब शांत होइए, शांत हो जाइए। बहुत खूब, बहुत अच्छे इंस्पेक्टर विक्रम। बहुत खुशी होती है मुझे तुम जैसे नौजवान ऑफिसर से मिलकर, जो नेक है, ईमानदार है, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। बहुत अच्छे हैं। लेकिन बस एक कमी है, क्योंकि तुम जवान हो, तुम्हारे खून में ज्यादा गर्मी है, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते वक्त कभी कभी भूल जाते हो कि तुम्हारी हद क्या है। शरीफों और बदमाशों में क्या फर्क होता है, इसे तुम नहीं समझते। मेरी आंखें मुजरिमों को अच्छी तरह से पहचानती हैं, और अगर मुझे कानूनी इख्तियार मिल जाए तो मैं इन शरीफ बदमाशों को सिर्फ एक दिन में उनकी सही जगह दिखा दूंगा। सही जगह तो हम तुम्हें दिखाएंगे। ये वर्दी उतर जाएगी और ये जो बड़े बड़े बोल बोल रहे हो सब भूल जाओगे। भजन लाल ठक्कर है हमारा नाम, यहाँ के एमएलए है। नेताजी, दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के इस देश में आप जैसे नेता पैदा हो। इंस्पेक्टर, यही जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात कीजिए। एसीपी, पूछ सकता हूं कि यह थाना क्या इंस्पेक्टर विक्रम की जागीर है, जहां शरीफों से इस तरह पेश आया जाता है? इंस्पेक्टर, विनोद ठाकुर को छोड़ दो। सर मैं सिर्फ आपके कहने पर इसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तो तुम उसे किस तरह छोड़ोगे? इसका बेल ऑर्डर मिलने पर। लीजिए इंस्पेक्टर, आपकी ये इच्छा भी पूरी की। ये रहे मिस्टर विनोद ठाकुर के बेल ऑर्डर। गौर से क्या देखें, छोड़ दीजिए। हवलदार, छोड़ दो विनोद ठाकुर को। अपने बेटे के लिए दरवाजे में खुद ही खोल देता। इंस्पेक्टर, देखिए विनोद ठाकुर की पहुंच। 5 मिनट में मैंने तेरी औकात दिखा दी, सिर्फ 5 मिनट। ये तो सिर्फ शुरुआत है विनोद ठाकुर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चुपता रहेगा। अरे ये क्या कर रहे हो बेटे, उठो। अंकल, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये क्या कर रहे हो बेटे, तुम हमारे बच्चे हो, और जब बच्चे कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनकी मदद के लिए माँ बाप ही तो आते हैं। अंकल, उस इंस्पेक्टर को आप नहीं जानते, पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे। जब पहले प्रगति पर किसी ने हमला किया था और राजेश जख्मी हो गया था, तो सीधे मेरे पास आया था पूछताछ करने। उसके पूछने का अंदाज ऐसा था अंकल, जैसा कि मैंने प्रगति पर हमला किया हो। क्या? हाँ अंकल, उसने मुझे चुनौती दी थी कि अगर मेरी जमानत ना हुई तो वो मेरा वो हाल करेगा कि जुर्म करने की बात तो अलग, जुर्म करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है उसकी आंखों पर।
जो उसे भले बुरे की तमीज भी नहीं रही। अंकल, दरअसल इंस्पेक्टर विक्रम प्रगति का ही आदमी है। क्या? प्रगति का? हाँ अंकल, जिस तरह प्रगति हमें बर्बाद करने पर तुली है, उसके मददगारों में विक्रम का नाम भी शामिल है। मगर तुमसे इस कदर दुश्मनी की कोई तो वजह होगी। अंकल, मैं आपसे कोई बात भी नहीं छुपाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रगति हमारे यहाँ काम करती थी। वो मुझे फंसाने की कोशिश किया करती थी और जब उसकी कोशिश नाकाम रही तो मजबूर होकर हमसे बदला लेने पर उतर आई और उसने ही अमिता को हमारे यहाँ काम करने के लिए भेजा था। मानता हूँ अंकल, मानता हूँ कि अमिता और मेरे बीच में संबंध हो गए थे, मगर अंकल मैं संभल गया। मैं बिल्कुल संभल गया क्योंकि मैं कुसुम से बहुत प्यार करता हूँ अंकल, अपने दिलो जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। बस यही वजह थी अंकल, प्रगति और अमिता ने मिलकर मुझे और कुसुम को बर्बाद करने की ठान ली और उनका साथ दे रहा था इंस्पेक्टर विक्रम। विनोद बेटे, तुमने अपनी गलती का इकरार करके मेरे दिल में जो बदगुमानी थी उसे दूर कर दिया। अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अमिता तो अपने अंजाम तक पहुंच चुकी, अब रही प्रगति और उसके मददगार, वो भी इस दुनिया से एक एक करके उठ जाएंगे जिस तरह अमिता उठ गई। सच पूछिए अंकल, ये लोगों ने जीना हराम कर दिया है मेरा। विनोद बेटे, तुम मेरे दामाद हो, मेरी बेटी का सुहाग हो। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। जो भी मेरी बेटी की फूल जैसी जिंदगी में आग लगाएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम भी भूपेंद्र सिंह है। परमात्मा की कसम, मैं उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। भूपेंद्र, तुम नहीं जानते कि किस तरह दुश्मनों ने हमारे चारों तरफ जाल बिछा रखा है। वो हमारी हवेली और हमारे खानदान को दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। ऐसे में मदद के लिए हमारी आंखें यदि किसी की तरफ उठती हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी तरफ। ठाकुर, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और रिश्तेदार भी। यकीन रखो मेरे दोस्त, ये दोनों रिश्ते मैं बाखूबी निभाऊंगा। तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन है। बस मेरे दोस्त, मुझे यकीन हो गया कि अब हम दोनों अकेले नहीं, हम दोनों के सर पर ये मजबूत हाथ है। अगर दुश्मन हमारी तरफ नजर उठाएगा तो नजर उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। हाँ मेरे दोस्त। प्रगति, कब तक यूं ही उदास बैठी रहेगी? देखो, अमिता की मौत के लिए तुम तो जिम्मेवार नहीं हो। पहले इस सदमे को जल्द से जल्द भूलने की कोशिश करो। भैया, अमिता की मौत का अफसोस तो मुझे जिंदगी भर रहेगा और ये सदमा मेरे दिल से कभी नहीं जा सकता। करण की जो हालत थी। प्रगति, ठकुराइन ने हवेली छोड़कर जो हिम्मत दिखाई है वो कोई भी औरत नहीं कर सकती। हाँ,
मैं उस औरत को कभी समझ नहीं पाई हूँ। अपने जालिम बेटे और पति का घर छोड़कर उन्होंने करण के साथ रहने का फैसला किया है। इस फैसले पर उनके पांव छूने का मन करता है। करण उनका क्या लगता है? क्या रिश्ता था अमिता के साथ? मुझे तो लगता है कि विनोद ठाकुर के गुनाहों का प्रायश्चित करण ने जिस तरह किया है, उसका बदला चुकाने की कोशिश कर रही है वो। प्रगति, ठकुराइन का हवेली छोड़ना एक ऐसा हादसा है जिससे ठाकुर और विनोद ठाकुर की ताकत में दरार पड़ जाएगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो ऐसी कौन सी ताकत है जो इन लोगों के पीछे रहकर इनकी मदद करके इनको फिर से ताकतवर बना रही है। उनकी ताकत है ठाकुर भूपेंद्र सिंह, कुसुम के पिता। उनके लिए कुसुम एक मोहरे का काम कर रही है। तो क्या इस साजिश में कुसुम भी शामिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कुसुम इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है। इन लोगों ने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के दिमाग में ये गलतफहमी डाल दी है कि विनोद ठाकुर के दुश्मन बनकर हम कुसुम के भी दुश्मन हैं, और इसीलिए ठाकुर भूपेंद्र अपनी बेटी के प्यार में ये सब करवा रहा है। लेकिन प्रगति, इस बात का हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है। जहां तक ठाकुर भूपेंद्र सिंह के बारे में मेरी जानकारी है, आगे मैं बताता हूं प्रगति। ठाकुर भूपेंद्र सिंह अंडरवर्ल्ड का आदमी है और उस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। लेकिन भूपेंद्र का ठाकुर के साथ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर हम क्या करें? बस किसी तरह भूपेंद्र और ठाकुर के बीच में ऐसी दरार पैदा की जाए जिससे ठाकुर एकदम तन्हा हो जाए। और यह काम सिर्फ कुसुम ही कर सकती है प्रगति। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कुसुम ये काम करेगी क्यों? कुसुम नहीं करेगी। विनोद ठाकुर की बेवफाई करवाएगी उससे। विनोद ठाकुर की बेवफाई? हाँ भैया, आपको क्या लगता है मेरे और अमिता के बाद विनोद ठाकुर सीधे रास्ते पर आ जाएगा? कभी नहीं। तुम सच कह रही हो बहना। आदमी शराब तो छोड़ सकता है, लेकिन औरत का नशा एक ऐसा नशा है जो सिर चढ़कर बोलता है। देखना तो यह है कि अब विनोद ठाकुर की जिंदगी में कौन सी लड़की आती है। हेलो। हेलो प्रगति, मैं अहमद भाई बोल रहा हूँ। आदाब अहमद भाई। आदाब। प्रगति, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हेड ऑफिस से मैंने बात कर ली है, कल तुम्हारा चेक तैयार हो जाएगा। सच? ये तो बहुत अच्छी बात हुई। थैंक यू वेरी मच। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं नहीं होता तो कोई और कर लेता। अच्छा ये सब बात छोड़ो, कल हमें हेड ऑफिस जाना है, तो कल सुबह तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय। ग्रोवर सेठ। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते ग्रोवर, नमस्ते। आज आप हमारी हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? बात ही कुछ ऐसी है ठाकुर साहब, जिसे सुनकर पहले मैं चौंका था, अभी आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। ऐसी कौन सी खबर है जिसे सुनने के बाद मैं चौंक जाऊंगा? बात यह है ठाकुर साहब कि प्रगति ने एक बार फिर से अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। क्या मतलब? ठाकुर साहब, जिस प्लॉट के मामले में हम लोग चुप हो गए थे, उसी प्लॉट पर अब प्रगति क्रिएशंस की फैक्ट्री बनने जा रही है और बैंक ने उनका लोन भी पास कर दिया है। किस बैंक ने लोन दिया है उसे? ठाकुर साहब, अभी तक लोन दिया तो नहीं, लेकिन कल तक उन्हें चेक मिल जाएगा। किस बैंक ने लोन दिया है उसे?
सबर्बन बैंक ने ठाकुर साहब, और मैनेजर ने कहा है कि कल वो आकर चेक ले जाए। लेकिन ग्रोवर, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोन उस बैंक ने दिया? बात यह ठाकुर साहब कि कल मैं बैंक गया था और अहमद भाई प्रगति से फोन पे बात कर रहा था कि वो आकर चेक ले जाए। कल में अभी देरी है ग्रोवर। लेकिन इतने कम वक्त में हम कर भी क्या सकते ठाकुर साहब? नहीं ग्रोवर, अभी उसे चेक मिला नहीं है, मिलने वाला है। यदि मिल जाता तो बाजी हमारे हाथ से चली जाती। अभी कल में बहुत देरी है। कल उसके होठों पर खुशी की मुस्कुराहट नहीं, बल्कि बैंक से जब लौटेगी तो मायूसी होगी। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? वो मैं बताता हूं। हेलो भूपेंद्र, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? वो प्रगति है ना? हाँ, क्या किया उसने? वो प्रगति अगर इस बार अपने मकसद में कामयाब हो गई तो हम सबको तिगनी का नाच नचा देगी। भाई, मैं तुम्हारा मतलब ही समझा, साफ साफ बताओ। वो दुर्गा प्रसाद वाली जमीन थी ना, प्रगति वहां पर फैक्ट्री बना रही है और उसका सबर्बन बैंक से लोन भी पास हो गया। क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि सबर्बन बैंक से उसका लोन भी सैंक्शन हो गया है और उसे चेक मिल रहा है? भूपेंद्र, ये खबर मुझे अभी अभी मिली है। कुछ भी करो, उसका ये चेक नहीं पास होना चाहिए। तो फिक्र मत कर मेरे यार, वो चेक उसे नहीं मिलेगा। कुछ भी करो, उसका चेक रोक दो। मैंने कहा ना, तो फिक्र मत कर। वहां एक मेरा बंदा काम करता है, वहां का चेयरमैन है, उसका नाम है मिस्टर वागले। तो जल्दी से तुम उसे फोन कर दो। नहीं, मैं उसे फोन नहीं करूंगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वो मुझे फोन करेगा। कुछ भी करो, लेकिन ये चेक प्रगति को नहीं मिलना चाहिए। बस मैंने कह दिया कि ये चेक नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ ठाकुर साहब? मैंने तुमसे कहा था ना ग्रोवर, अब चेक नहीं मिलेगा। हेलो, मैं ठाकुर भूपेंद्र बोल रहा हूँ। मैं आपका दास नारायण वागले। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। आपने याद किया था, जैसे मुझे इस बात का पता चला मैंने तुरंत आपको फोन किया। कहिए, क्या सेवा करूं? मिस्टर वागले, वो प्रगति क्रिएशन की लोन की एप्लीकेशन थी आपके पास? हाँ ठाकुर साहब, और मैंने उसका काम कर दिया है आज ही। बस थोड़ी देर में अहमद भाई आने वाले हैं प्रगति को लेकर, और मैं उन्हें चेक देने वाला हूँ। ये तो बहुत जुल्म कर रहे हैं आप हम पर। ठाकुर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हम भला आप पर कैसे जुल्म कर सकते हैं? बस ये चेक आपके बैंक में रहे और प्रगति की लोन की फाइल भी बंद हो जाए। क्या ऐसा नहीं कर सकते आप? यानी प्रगति को ये लोन नहीं मिलना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए। और अगर प्रगति को ये लोन मिल गया वागले साहब, तो ये ठाकुर भूपेंद्र सिंह की हार है। एक ऐसी हार जिसका सदमा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। लेकिन ठाकुर साहब, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि... वागले साहब देखिए, अगर आप हमारे दोस्त हैं, इसमें कोई शक है? प्रगति हमारी दुश्मन है, और दुश्मन भी ऐसी जो हमारी जान से प्यारी बेटी कुसुम की दुश्मन है। और कोई भी दोस्त हमारा दुश्मन की मदद करे तो ये हमारे लिए शर्म की बात ही नहीं, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए ठाकुर साहब, ये काम मैंने सिर्फ अहमद भाई के लिए किया था, क्योंकि वो मेरे कलीग हैं। वागले साहब देखिए, अगर आप हमारे दोस्त हैं तो ये समझ लीजिए कि अहमद भाई आपके कुलीग नहीं, आपके दुश्मन है। जी? जी हाँ वागले साहब, क्योंकि जो प्रगति का दोस्त होगा वो हमारा दुश्मन होगा। और अगर आप हमारे दोस्त हैं तो हमारा हर दुश्मन आपका दुश्मन है। अच्छा हुआ ठाकुर साहब, वक्त पे आपसे बात हो गई। तो आगे की कार्यवाही? ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। मैं अहमद भाई को दुश्मन बना सकता हूँ, लेकिन आप जैसे दोस्त को नहीं खो सकता। वागले साहब, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज है, सिर्फ फर्ज।
वागले, हम भी यारों के यार हैं। इस काम के लिए हम तुम्हें ऐसा इनाम देंगे जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। जी शुक्रिया ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रगति, किसी भी नए काम की शुरुआत अगर भगवान के नाम से की जाए तो बहुत शुभ होता है। हाँ भैया, भैया जब मैंने गांव छोड़ा था ना, हालात ऐसे थे कि जिंदा रहने के सारे साधन ही खत्म हो गए थे। ऐसा लगता था कि मौत कभी भी आ दबोचेगी। लेकिन भगवान की दया है कि निर्बल को इतना बल दिया है कि आज वो। हाँ प्रगति, इंसान जिस तरह के कर्म करता है भगवान उसको उसी तरह का फल देता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। आज ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। लेकिन ये सब मैंने अकेले नहीं किया, इसमें सबकी मेहनत है। प्रगति, काफिला अपनी मंजिल तक तभी पहुंचता है जब उसका कोई अच्छा सालार यानी कि लीडर हो। प्रगति क्रिएशंस की लीडर तुम हो और तुम्हारे पीछे सारी फौज मौजूद है। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयार होना है। अहमद भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।